ओके। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हमने देख लिया था कि इसमें इंटरक्रॉपिंग भी होता है। व्हाट डज इट मीन बाय इंटरक्रॉपिंग? The different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil. ऐसा होता है कि डिफरेंट प्लांट्स के अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं जो उसको खाते हैं। अगर मान लीजिए मैंने थोड़ा सा गोभी बो दिया, ऐसे कॉलीफ्लावर, और फिर अगली रो में मैंने बीट बो दिया 2 रोज में, तो और फिर 2 रोज के बाद फिर मैंने फिर गोभी बो दिया, तो उससे क्या होगा कि अगर इसमें इंसेक्ट लगेंगे तो वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो उससे एक पैटर्न हमने बना लिया है कि 1 2 1 2 ऐसा पैटर्न भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कुछ तुम अपने हिसाब से बना सकते हो 1 1 1 1। समझ में आ गई? तो उससे क्या होगा कि जो इसके इंसेक्ट हैं वो तुम्हारी अगली रो को नहीं खराब करेंगे, अब पूरी फसल नहीं खराब होगी। अगर किसी रो में इंसेक्ट लग भी जाता है तो जो बगल वाली गोभी, क्योंकि जो गेहूं के इंसेक्ट हैं वो गोभी को नहीं खराब करते, और जो गोभी के हर एक फसल के अलग अलग इंसेक्ट्स होते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इंटरक्रॉपिंग का पैटर्न हमारे यहाँ वाइडली यूज होता है। आप इसको एक बार देखें कि हाउ द इंटरक्रॉपिंग इज डन इन इंडिया। ये देखो, तो intercropping. So, according to natural water retention measures, ये आप देखो, intercropping is the practice of growing 2 or more crops in proximity. 2 या 2 से ज़्यादा भी आप इसमें बो सकते हैं। इससे क्या फायदा हो सकता है निखिल? सर, इससे एक फसल के कीड़े दूसरी फसल को नहीं खाते। और दूसरा फायदा भी बताओ। मान लो अगर एक फसल बर्बाद होती है तो दूसरी फसल से तुम्हारी लागत मिल जाएगी। जैसे यहाँ देख रहे हो कॉलीफ्लावर है और बगल में कुछ और है, तो उससे क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा किले का, वो बगल में वो बीच में दूसरी फसल है तो उसको पार करके नहीं जाएंगे। इससे अगर एक फसल खराब होगी तो दूसरे से पैसा मिल जाएगा कि नहीं? इस चीज़ को कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? जैसे रागी, गेहूं, बाजरा, ज्वार, सबके बीज मिक्स करिए, एक साथ फैला दिए, उसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग। ऐसा रामदेव करते हैं, बाबा रामदेव। उससे क्या होगा कि वो पांचों के एक साथ हार्वेस्टिंग कर लेंगे और कहेंगे कि 5 मेल का आटा हम खिला रहे हैं। सर, साइंस सैंपल पेपर में ना ये वाला क्वेश्चन है मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो हम उसको भी निकाल देते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग का क्या फायदा है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब है जैसे अलग अलग फसल को अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए, किसी को प्रोटीन चाहिए, किसी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, किसी को फास्फोरस चाहिए, किसी को नाइट्रोजन चाहिए। तो सब लोग सॉइल से एक ही चीज़ के लिए नहीं लड़ते हैं। जैसे मान लो वेजिटेबल्स हैं तो कॉलीफ्लावर किसी और चीज़ की डिमांड कर रही है, वो विटामिन की, और जबकि ये सारे लोग हैं जो गेहूँ है वो कोई और चीज़ चाहता है। तो डिफरेंट क्रॉप्स नीड्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, तो उससे फ़ायदा होता है। सॉइल पे प्रेशर नहीं आता है कि सॉइल को कि मुझे वही सबको देना है, आराम से सॉइल सबको सप्लाई कर दे। एक चावल खाने वाला है घर में, दाल खाने वाला है, एक रोटी खाने वाला है, तो सबको माँ बांट देगी, लो तुम रोटी खाओ तुम दाल, ये चीज़ होती है। ठीक है कि नहीं? सो इट इज़ इन दिस वे सॉइल गेट रिप्लेनिश। और इंटरक्रॉपिंग में फिर जहाँ तुमने आज कॉलीफ्लावर उगाया है वहीं अगली बार तुम मेज़ उगा देना, मक्का, तो फिर और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसी सॉइल को अगली जो कॉलीफ्लावर नहीं, क्या हमेशा कॉलीफ्लावर वही चीज़ मांगता रहे। तो इंटरक्रॉपिंग में हम पैटर्न भी बदल देते हैं। जैसे ये देखो कि एक ये भी है कि ऐसे एक जगह प्रोटीन वाली चीज उगाओ, जैसे कि पल्सेस। तो पल्सेस का मतलब दाल होता है, और एक होता है जैसे मिलेट्स, अनाज, और एक तरफ वेजिटेबल्स। तो इससे क्या होगा, वेजिटेबल्स ना हो तो ऐसे भी उगा सकते हो ऑयल सीड्स, जैसे पीनट्स, सनफ्लावर, वो ऑयल लेते हैं ज़मीन से, तो ऐसा भी उगा सकते हो। ठीक है कि नहीं?
तो अब जब तुमने ये उगाया, अगली बार तुम वेजिटेबल यहाँ उगाना, अब मिलेट यहाँ उगाना और पल्सेस, तो बोलो फिर सॉइल से वही चीज़ें निकलेगी ना, तो फिर पल्स यहाँ से प्रोटीन लेगी, फिर अगली बार यहाँ से लेगी, तो इससे क्या होगा, सॉइल को रेस्ट पीरियड मिल जाता है, तो उस रोटेट कर करके भी उगा जाता है। बोलो बात समझ में आ गई। तो इससे हम क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो एक है कि इंटरक्रॉपिंग और दूसरा जैसा इन्होंने बताया मिक्स क्रॉपिंग, हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग लिखो, क्या चीज़ है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, लाइक आप ये देखिए, ये बहुत सुंदर दिखाया गया है कि इंटरक्रॉपिंग। तो ये देख लो, ये गौरी शंकर कुशवाहा जी का खेत है, महाराजपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने मिर्च में बंदा गोभी की जो है इंटरक्रॉपिंग की हुई है, और बहुत शानदार लग रहा है इनका खेत देखने में। और ये ड्रिप और मल्चिंग में पूरा किए हुए हैं। ये ड्रिप सिस्टम जो है उद्यानिकी विभाग नौगांव से प्राप्त हुआ है इनको, और जिसमें इनको शासन की ओर से अनुदान राशि प्राप्त हुई है, उसके द्वारा लगाया गया है। नोबल कंपनी, अपने नोबल एंटरप्राइज भोपाल की कंपनी है, उसके द्वारा ये फिटिंग की तो है। इन्होंने मिर्च लगाई और गोभी लगाई है। ये गौरी शंकर कुशवाहा जी का मिर्च का पेड़ तो मेरे यहाँ भी है, 15 महाराजपुर पेड़ है, के। मिर्च आती है तो। और इन्होंने मिर्च में बंदा गोभी की जो है इंटरक्रॉपिंग की हुई। तो आपने देख लिया ना कि किस तरीके से इंटरक्रॉपिंग होती है। चलो, नाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, लिखो इस बात को, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। इससे क्या होगा बताइए, तो इससे ये भी बात हो जाती है, एंड आर ऑल्सो सोन एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब जो पहले कभी हमने इसको जनवरी टू एक ऐसा हमने मार्च के साइकिल में उगाया, फिर अगली बार जो मार्च टू जो वाला साइकिल आएगा उसमें ये चीज़ उधर ले जाएंगे, समझ में आए कि नहीं। एंड एट डिफरेंट साइकिल्स, एंड एट डिफरेंट साइकिल्स। तो इससे क्या होगा, तो इससे टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, अलग अलग चीज़ उगाओगे तो फिर क्या है कि रेन वॉश में मिट्टी तुम्हारी जाएगी नहीं, सभी चीज़ें पकड़ के रखेंगी, क्योंकि एक तरीके से ये कंटूर फ्लोइंग ही हो गया, उस ज़मीन को तुमने बचा लिया है। सो फिर उतना ही याद रखने की जरूरत है। अब जरा देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। इसमें अलग अलग पैटर्न यूज किए जा सकते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन, जब एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाएं उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहेंगे। सिर्फ यही अगर आपने उगा दिया, अब कोई ये नहीं देख रहा है तुम रोटेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये मिक्स्ड क्रॉपिंग। तुम्हारा काम है कि उसको फिर और भी आगे ले जाओ। मिक्स्ड क्रॉपिंग एक बेसिक चीज़ है। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग के साथ तुम इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो। एक ही पीस ऑफ फील्ड में अगर बहुत सारी चीज़ें उगाओ तो उसे क्या कहेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो, According to Wikipedia, in agriculture, multiple cropping or multi-cropping is the practice of growing two or more crops on the same piece of land during 1 year instead of दो just one फसलें crop. उगाई गई हैं, तो इसमें आपने देखा कि दो फसल उगाई गई है। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग भी वही चीज़ है, बस इन सिंगल पीस ऑफ फील्ड इफ मोर देन, देखो जरा इसमें पढ़ो तो इससे क्या पता चलता है, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। इन मल्टीपल क्रॉपिंग ये चीज़ है, मोर देन 2 crops in same piece of land is known as, इन्होंने इंटरक्रॉपिंग ही दिखा दिया। However, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी वही चीज़ है। क्लास 8 देख लो, क्लास 8 की मिक्स्ड क्रॉपिंग। So what is मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो ये दिखाया गया है क्लास 8। That is the practice of cultivating more than one crop और ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड। बहुत आसान चीज़ है।
2 या 2 से अधिक फसलें किसी एक फील्ड पे तुम उगा रहे हो, तुमने अपने खेत में दाल भी उगा लिया है, गेहूं भी उगा लिया है और कुछ और भी उगा लो, 2 या 2 से ज़्यादा, तो उसको कहेंगे कि भाई दाल फेल हुई तो हम गेहूं से पैसा ले लेंगे। एक साथ तो सब नहीं फेल होंगी ना, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग। फिर आप मिक्स्ड क्रॉपिंग चाहे इंटर क्रॉपिंग पैटर्न में करो, चाहे रोटेशन बेसिस पे करो, वो आपकी मर्जी है। सो व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग निखिल? When different crops are grown 2 or more crops are grown simultaneously in same piece of land। फिर रिपीट करो। and 2 or more crops are grown simultaneously in a field. In same piece of land. What is intercropping? When different crops are grown in rows in def- different time. in definite pattern। Definite pattern. यानी कैसे? इन अल्टरनेट रोज भी लिख सकते हो या कोई पैटर्न अपने मन से सोच सकते हो। 1 3 1 3, 1 मिर्च 3 गोभी, 1 मिर्च 3 गोभी, ठीक है कि नहीं? फिर चाहे बंद गोभी उगाओ चाहे खुली गोभी, बंद गोभी का बंधा कैबेज, और जो खुली गोभी कॉलीफ्लावर या खोल रवि, ऐसे 5 तरीके के होते हैं जो गोभी के होते हैं। दैट इज इवॉल्व, सो दैट इज ऑफ 5 टाइप्स। नाउ अब हम आगे देखेंगे कि दैट इज, ये गोभी इतनी तरीके की उगाई है मनुष्यों, बंद गोभी, खोल रवि, खुली गोभी, ब्रोकली, तो ये सारे गोभी के प्रकार हैं। चलो, सो व्हेन 2 or more crops are grown simultaneously, 2 or more crops are grown in same piece of land, it saves farmer from total failure of crop। क्योंकि इससे क्या होगा, कुछ पैसा तो वो निकाल ही लेगा। सो इट सेव्स फार्मर फ्रॉम टोटल फेल्योर ऑफ क्रॉप्स। ऐसा अगर आपको मिक्स क्रॉपिंग का है तो ये चित्र बना लेना, क्योंकि 2-3 तरीके की चीज़ आपने उगा दी, ये 2-3 चीज़ें आपने उगा दी। फिर और आसानी के लिए कुछ लोग बिल्कुल बेसिक करते हैं, जैसे मैंने कहा बाबा रामदेव की तरह, वो एक ही साथ ही डाल देते हैं, एक साथ करते हैं, वो सब में मिलेट्स ही उगा दे रहे हैं। अगली बात देखिए, कंटूर प्लोइंग का क्या मतलब होता है शौर्य? कल बताया गया था। सर मतलब वो सर वो सीढ़ियों के साथ में सीढ़ियों के टाइप में तो वो तो टेरेस फॉर्मिंग हुई। कंटूर का मतलब होता है कि आकृति, 8 बना दिया, फिर 9, ऐसे कुछ भी बनाकर पानी बाहर नहीं जाएगा, उसी में घूमता रहेगा। जैसे तुमने प्लोइंग की है, प्लोइंग जैसे की जाती है उसी तरीके से तो उसी में पानी जाएगा, तो उसी में तुम्हारे गोल 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 तक, ठीक है। टोटल लॉस ऑफ, टोटल फेल्योर ऑफ क्रॉप फ्रॉम टोटल फेल्योर ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। अच्छा, कंटूर प्लोइंग का मतलब है दैट इज द प्लोइंग इज डन इन सम डिजाइनर फॉर्म। कुछ डिजाइन अगर तुमने बनाई है तो डिजाइन में, अब जब तुम खेत में गड्ढा करोगे ना प्लोइंग में, तो पानी वहीं वहीं तो बहेगा, गड्ढा किया जाता है प्लोइंग में, और तुमने 8 बना दिया तो पानी वहीं 8 में घूमता रहेगा, बाहर जा पाएगा। फिर अंदर 0 बना दिया 8 के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे? मेकिंग सम शेप। आप देख लो, कल तो बताया था, फिर से देखो। कंटूर प्लोइंग में क्या होता है कि बाहर तो बड़े डिजाइन बनाए जाते हैं, सो मेकिंग ऑफ सम कंटूर, कंटूर प्लोइंग। According to Viges, contour plowing is the process of plowing by keeping the lines of contour in the sloppy regions. The contour lines contribute to improved water distribution in the crops. In addition, the contour lines decrease topsoil movement and avoid soil erosion. जो एक लेवल पर है उसको एक साथ उगा देना। ये देखो, मतलब जो 10 मीटर ऊंचाई पर है उस पर एक प्लेन सरफेस, फिर 20 मीटर पर
दूसरी, तो वो पानी जब तुम एक जगह डालोगे तो क्या वो उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर रहेगा. सो दैट इज एट डिफरेंट लेवल इन हिली रीजन एट डिफरेंट हाइट लेवलिंग इज डन. तो उससे क्या होगा बताइए. इट इज कॉल्ड डिफरेंट लेवल्स आर डिफरेंट सरफेसेस आर लेवल्ड. सो दिस इज कॉल्ड कंटूर फ्लोइंग. समझ में आया कि नहीं. यानी स्लोप के परपेंडिकुलर तुम्हें लाइन बनाना है, वो उसके कंटूर्स होते हैं. स्लोप ऐसे रहे और परपेंडिकुलर लाइन बनाना. ठीक है, लिखो कंटूर फ्लोइंग क्या है. That is flowing parallel to contour. ये देखो जैसे ये ऐसा कहा जाए, ये हिल है तो हिल में एक ये कंटूर है और इसमें उगाओ. ये तो these are the different contour lines. तो इसी में आपने फसल उगा दी. What is contour? जैसे ये है, बात नहीं करो, फिर उससे क्या होगा कि दूसरों के भी मार्क्स अफेक्टेड होंगे, फिर वे भी तुम्हारे बराबर लाने लगेंगे, यानी नहीं लाने लगेंगे. ये देखो 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर हुआ कि नहीं. सो कंटूर लाइंस क्या होती हैं अनमोल. कंटूर लाइन वो होती है जैसे कि पहाड़ होगा सर, उसको कंटूर लाइन बनाई जाएगी ताकि हाँ. पानी जो होता है ना सर वो बहता रहे, हाँ. नीचे ना जाए. हाँ हाँ, कंटूर लाइंस क्या होती हैं अनमोल. तुम बता रहे थे, बताओ. अच्छा बता रहे हो, बोलो बेटा. दैट इज द लाइंस एट वेरियस एल्टीट्यूड. ठीक है, सेम एल्टीट्यूड पे जो बना दी गई है, देख रहे हो कि वॉट एवर इज द लाइन मेड एट सेम एल्टीट्यूड, इफ दैट लाइन इज क्या किया जाए बताइए, फ्लैटेंड एंड सम क्रॉप्स आर मेड, तो कंटूर लाइन बना देने से पानी ऊपर या मिट्टी ऊपर से नीचे गिरेगी नहीं, वो तुम्हारे खेत में ही गिरेगी. सो ये तो कंटूर लाइंस है. इन सभी को हम क्या कहेंगे बताइए. और ये मैंने लिख दिया 10 20 30 कंटूर लाइन. तो तुम यहाँ पानी डालोगे चारों तरफ एक जैसे ही आएगा, क्योंकि सबका लेवल सेम है. तो जो अनमोल बोल रहे थे वो भी ठीक है. फ्लोइंग पैरेलल टू कंटूर. अब क्या मैं इसी पे ही फ्लोइंग कर रहा हूँ, कंटूर पर ही. तो फ्लोइंग पैरेलल टू कंटूर, तो जो कंटूर लाइन है इसी में अपना ट्रैक्टर चलाओ. पैरेलल टू कंटूर. समझ आई बात की नहीं. फ्लोइंग पैरेलल टू कंटूर. इससे क्या होगा, इन हिल स्लोप्स, इन हिल स्लोप ये एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर. ये भी एक बैरियर है. आप देखें ये जो केरला में मुन्नार है, मुन्नार तो बहुत अच्छी जगह है, ये बगल में दिखाया गया है. तो उसमें जो खेती की जाती है वो बहुत अच्छी खेती होगी इस टाइप की. तो वहाँ पर चाय के बहुत बड़े बड़े बागान हैं. तो दैट इज और भी आप देख सकते हैं, उसमें कंटूर फार्मिंग की जाएगी. ये भी मुन्नार का ही है ऐसे. तो वहाँ पर कभी भी थोड़ा थोड़ा स्टेप फार्मिंग नहीं होती जैसे टेरेस फार्मिंग, तो वहाँ कभी भी लैंडस्लाइड होती ही नहीं. कंटूर फार्मिंग ने एलिमिनेट कर दिया है पूरी तरीके से. अगला देखो, शेल्टर बेल्ट क्या होती है. तुम्हें जब जहाँ तुम्हारे खेत हैं लंबे लंबे यूकेलिप्टस के पेड़ लगा देने चाहिए, तो तुम्हारे खेत का पानी दूसरी जगह नहीं जाएगा. दूसरा भी अपने यहाँ शेल्टर बेल्ट लगा दें. शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ खेत खत्म होता है वहीं पर तुम्हें क्या कर देना चाहिए, एक तरह से नेचुरल बैरियर भी हो जाएगा
और साथ ही साथ तुम्हारे खेत की पहचान भी हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। जरा देखें तो कि ये देखो शेल्टर बेल्ट। तो According to खेतों Wikipedia, में a windbreak is a planting usually made up of one or more rows of trees or shrubs planted in such a manner as to provide shelter from the wind and to protect soil from erosion. वहाँ तुम्हें क्या कर देना चाहिए, ऐसा शेल्टर बेल्ट लगा देना चाहिए। सो दैट इज, इससे क्या बेनिफिट होगा, दैट इज शेल्टर बेल्ट। देखो इसने भी लगाई है सर पेड़ हाँ, तो उससे क्या होगा कि ये तुम्हारे खेत की मिट्टी कहीं दूसरी जगह नहीं जा पाएगी। तो दिस इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। ओके, क्या चीज बोलो, ये सभी शेल्टर बेल्ट हैं। इन्होंने जिन्होंने खेत के चारों तरफ ऐसे बना दिया, ये देखो ये कितना अच्छा उदाहरण है शेल्टर बेल्ट का। तुम देख रहे हो कि यहाँ पे शेल्टर बेल्ट लगाई, ये जो पेड़ लगाते हैं, तो अब खेत खत्म हुआ उनका, उन्होंने उसमें थोड़ी जगह पे शेल्टर बेल्ट बना। तो अब पढ़ो क्या लिखा है कि इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। इससे प्रोटेक्ट सॉइल कवर। अगर तुमने पेड़ लगा दिए और जहाँ पर सी या कोस्टल रीजन है, हवा भी मिट्टी को उड़ा ले जाती है, और लेकिन पेड़ लगा दिए तो क्या उसकी विंड की स्पीड कम हो जाएगी और फिर वो आपकी मिट्टी को उड़ा नहीं पाएगी। तो टू चेक द स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड कम करने के लिए विंड की, तो फिर आपका सॉइल इरोजन विंड से भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो रुक जाएगा कि नहीं। तो देखो इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन, ड्राई रीजन का मतलब है थार मरुस्थल, जहाँ हम रह रहे हैं, यहाँ भी तो ऐसा कर सकते हो। तो शेल्टर बेल्ट इन कोस्टल तटीय इलाकों में एंड ड्राई रीजन शुष्क इलाकों में, ठीक है। ट्रीज आर प्लांटेड, हमें ट्रीज और ट्रीज कैसे प्लांट करने चाहिए, इन रोज, एक लाइन में। हाँ, इन रोज टू चेक द विंड मूवमेंट, check the wind movement। बात ना करो, ठीक है। और इससे क्या होगा, टू प्रोटेक्ट, सो इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। कौन कौन से 7 मेथड्स हैं, सिर्फ नाम बताओ निखिल, जिनके द्वारा हम सॉइल शेल्टर बेल्ट, बोलो 7। यहाँ पे क्या बोलो, और बताओ, और बयान। एक और शेल्टर, Mulching, control barriers, short term, terraforming, control growing, intercropping, जो सॉइल है उसको, उसके क्वालिटी को कितने फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। पांचों पॉइंट बोलो, क्या बोला, बहुत धीरे बोल रहे हैं। हाँ, क्लाइमेट,
टाइम, हाँ हाँ रिलीफ भी और वाह, एक और बता दो। हाँ बताओ आद्या। Sir, relief, time, climate, flora, fauna, and microorganism, and sir, time. चलो, दैट इज, हम लोगों ने ये देख लिया कि वास्तव में ये हम सभी तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज को देख रहे हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को भी देख रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देख लिया कि सॉइल आ गया, ठीक है, और उसके पहले हमने क्या देख लिया कि लैंड भी नेचुरल रिसोर्स है, दूसरा क्या है, सॉइल हो गई। अब हम तीसरा देख रहे हैं वाटर। दीज आर बेस्टोर्ड अस बाय नेचर। ये हमको किसने दिया? नेचर के द्वारा हमको वरदानित है, बेस्टोर्ड। सो और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी कुछ होते हैं जो जंगल से हमें मिले, तो वो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गए। तो हम सब नेचुरल रिसोर्स देख रहे हैं और दूसरे वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में दो चीजें देखी जा रही हैं, रिसोर्सेज, एक नेचुरल और दूसरा वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल में हमने लैंड देख लिया, सॉइल देख लिया, और अब क्या देखने जा रहे हैं, और एक वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी देखेंगे। वाइल्ड लाइफ रिसोर्स में आप लोगों को पता है फ्लोरा एंड फाउना, ठीक है। नाउ सो अब आप देखिए कि अगर एक में आपने प्लेनली मिट्टी ले रखी है और दूसरे में व्हीट उगा रखा है, तो जैसे आप लोग देखते नहीं हो कि नवरात्रि में लोग व्हीट उगा लेते हैं किसी बर्तन में, उसमें पानी डालो। घर में भी लोग गेहूँ डाल देते हैं, उगाता है, जौ डाल देते हैं, तो उसमें पानी डालोगे तो ये पानी गंदा नहीं होगा। और जबकि मिट्टी वाले केस में क्या हुआ, जरा देखो, पानी गंदा होगा क्या, मिट्टी, सॉइल लूज है तो सॉइल निकल जाएगी, लेकिन जिसमें ग्रास है वहाँ से मिट्टी निकलेगी। तो इस तरीके से ग्रास है या कोई भी वेजिटेशन है, इट ग्रिप्स द सॉइल एंड प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन से बचाता है, सॉइल इरोड नहीं होनी, क्योंकि ये कई सालों में मिलके बनी है। और अगर ऊपर की लेयर हट गई तो फिर पत्थर पत्थर बचेगा, उसमें क्या हुआ। नेक्स्ट इज वाटर। सो वैसे तो जो वाटर है हमारे अर्थ में 70% है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर वाटर सैलाइन है यानी नमकीन है, और पोर्टेबल वाटर यानी पीने योग्य पानी 2% है। उसमें भी ज़्यादातर पानी ग्लेशियर्स में पीने योग्य में, वो भी मेल्ट ही नहीं है, आपको मिल नहीं सकता। तो हमारे पास 1% फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर, जितने 70% में से 1% ही वाटर है। सो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रेशियस। आपको मालूम है जो दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हो रही, बहुत सारी पानी के लिए हो रही हैं, और चाइना अपनी टेरिटरीज एक्सपेंड करना चाहता है या अरुणाचल हमसे लेना चाहता है, वो वाटर के लिए ही बात है, क्योंकि उनके यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें ड्रॉट की वजह से भी हुई हैं, कई जगह बारिश नहीं हुई, जैसे चाइना में ड्रॉट आ गया, फेमाइन आ गया, कुछ आ गया। तो ऐसा होता है कि वाटर इज़ क्रिटिकल रिसोर्स, क्योंकि वाटर के होने से क्रॉप भी आ जाएगी और दूसरी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो वाटर इज़ प्राइम रिक्वायरमेंट ऑफ अस। आदमी खाए बिना रह सकता है कुछ दिन, लेकिन अगर पानी देते रहो तो कहो तो 1 महीने जिंदा रह जाए, पानी पी के भी जिंदा रह जा सकता है, ठीक है कि नहीं। तो वाटर प्राइम रिक्वायरमेंट है हमारी। नाउ सो अब यहाँ पर देयर इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का क्या मतलब है कि मान लीजिए ये ट्रीज हैं, तो ट्रीज से क्या होता है, क्या वाटर इवेपोरेट होता है, तो ये इसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। और ट्रांसपीरेशन और यहाँ से इवेपोरेशन, ये क्या हो रहा है, क्योंकि द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन,
सन से आने वाली तीक्ष्ण गर्मी, तीव्र गर्मी, स्कॉर्चिंग हीट, उसकी वजह से ये क्या हुआ, इवापोरेशन। और इवापोरेशन की वजह से यहाँ पर ऊपर की ओर ठंडक है कि गर्मी, ठंडक है, हाई एल्टीट्यूड। तो वहाँ जब ये पानी ऊपर जाएगा तो वहाँ इतनी ठंडक है कि वहाँ का आइस बन जाए, क्योंकि आप ऊटी जाते हो या उदयपुर जाते हो तो ठंडक लगती है कि नहीं। सो ये पानी जब ऊपर जाता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। अब ये जो सैंड है ये क्या जल्दी गर्म होती है? अगर ये जल्दी गर्म होगी तो इसकी सारी एयर ऊपर चली जाएगी, और तो क्या ये लो प्रेशर जोन बन जाएगा। कैसा जोन बनेगा? लो प्रेशर जोन। क्यों? क्योंकि ये हॉट सैंड है। कैसी सैंड है? हॉट सैंड की संपर्क में आने से यहाँ की हवा भी गर्म होकर एक्सपेंड कर गई, और गर्म हवा ऊपर जाती कि नहीं। तो इस जगह को भरने के लिए क्या बादल इधर चले, इसलिए बादल कभी समुद्र में बारिश नहीं करते हैं, ठीक है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, अपर मारत के कारण साधन धरा शरीर। तो अपना पानी खुद ही अपने पर नहीं बरसा लेता, ये हमेशा किस पे बरसाएगा? वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते, नदी अपना संचित नहीं करती नीर, और इसी तरीके से परमार्थ के कारण ही साधुओं ने अपने शरीर को धारण किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जब इधर जाएगा लो प्रेशर जोन में, तो बताओ क्या होगा। यहाँ पर जो आपने देखा था कि फॉरेस्ट क्या करते हैं, क्या वाटर का प्रेस्पिरेशन ज़्यादा करते हैं, तब फिर क्या होगा बताओ। बादल अगर फॉरेस्ट के ऊपर आए तो वो जो नीचे से पर्सपिरेशन जा रहा है वो उन ड्रॉपलेट्स को ग्रो कर देगा, वो भारी हो जाएंगे, और भारी हो जाएंगे तो फिर वो वहीं गिर जाएंगे। तो फॉरेस्ट ब्रिंग्स रेन का सिर्फ यही मतलब है कि नीचे से जाने वाला पानी ऊपर के वाटर को इतना बड़ा कर देगा कि वो ग्रेविटी की वजह से वहाँ टिक नहीं पाएंगे, अदरवाइज दीज आर टाइनी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और आपस में ये जुड़ नहीं पाए हैं। पानी ये नहीं सोचो कि बादल के कह दो सब पानी है तो जुड़ ही जाए, बकेट बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि तुमको मालूम है कि इन सब में सेम चार्ज है, हवा में ऊपर जाने पे चार्जेस हैं, तो डिफरेंट वाटर में सेम चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज जोड़ पाएंगे क्या कि रिपल्सन होता है, तो उसकी वजह से वो एक साथ नहीं जुड़ पाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इन्हीं के पास एक ऐसा बादल आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, और आपस में टकरा गए तो बादल फट जाता है। अचानक ऐसा लगता है ऊपर से बाल्टी उड़ेल दी हो किसी ने। बादल फटने की घटना अगर वीडियो देखो तो तुम्हें हैरानी होगी, ऊपर से लगता है कोई पानी, खूब सारा पानी गिरा रहा है तेजी से। वो रेन नहीं है, वो लगेगा जैसे पानी उड़ेला जा रहा है। तब सबको पता चलेगा बादल फट रहा है, डिस्चार्ज हो गया। जब चार्ज नहीं रहा तो सब बूंदें मिल गई, अब मिल गई अचानक गिर गई। तो समझ में आ गई बात। तो आप देख लो क्लाउड बर्स्टिंग भी देख लो, तो दैट इज, ये देखिए। तो फिर हम वाटर साइकिल भी देख लेंगे इसमें। क्रॉपिंग की हुई क्लाउड बर्स्टिंग, जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है कि बादल फट जाते हैं। ये देखो, ये फट रहा है बादल, कैसे पानी गिर रहा है। ये कोई रेन है क्या? पूरा बादल एक साथ फट जाता है, वाटरफॉल हो जाता है, पूरा बादल एक साथ डिस्चार्ज हो गया और पूरा फट गया। क्लाउड बस्ट हमने दिखा दिया आपको कि किस तरीके से। चलो, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज वाटर साइकिल। और फिर जब पानी यहाँ बरसेगा, जब यहाँ पर इस चीज़ को क्या कहते हैं, वाटर के बरसने को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ये इवापोरेशन है, और यहाँ जाके क्या हुआ, कंडेंसेशन। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, और फिर जब, और ये क्या है, प्रेसिपिटेशन। और फिर जब ये पानी गिरा तो क्या फिर ये यहाँ से फिर से रन ऑफ हो जाएगा सी में, तो पूरा वाटर साइकिल हो गया कि नहीं। यानी पानी यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर तो ये वाटर साइकिल पूरा हो गया।
ठीक है। सो इन दिस वे वाटर साइकिल इज कंप्लीटेड, और जो 1% पानी है वो 1% रहता ही है, ठीक है। फिर यहाँ से प्योर वाटर फिर ऊपर चला जाएगा। तो चाहे भी समुद्र में मिल भी जाए, सन जो है जितना पानी इवेपोरेट कर पाता है वो 1% ही है, तो इसलिए 1% प्योर वाटर में मिल जाता है। अब देखो इसमें ये बात कही गई है कि हमारी पृथ्वी को वाटर प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि दूर से देखने पे ये नीली दिखाई पड़ती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ब्लू प्लेनेट। तो ये वाटर प्लेनेट की 3/4 पार्ट हमारा ऐसा है। अब इसके बाद देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, evaporation of water from sea, condensation of water at heights, किसी ऊंचाई पर, forming clouds and precipitation का दूसरा नाम क्या है? precipitation को raining भी कहते हैं, raining of clouds, ये चीज है। एंड देन रनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू सी, फिर से पानी भी तो होगा ना, तभी तो वाटर साइकिल बनेगा। एंड सबसे लोअर लेवल पे क्या है? सी है कि लैंड? क्योंकि सब चीज फिर सी पे ही जाती है। हम लोग यहाँ 2000 मीटर ऊंचाई पे हैं सी से। एंड रनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम लैंड टू सी। आपको मालूम है कि जोधपुर या राजस्थान 2000 मीटर की ऊंचाई पर है, और 1100 मीटर की ऊंचाई पर बिहार है, और 3000 की ऊंचाई पर यूपी है। तो यूपी में कभी बाढ़ नहीं आएगी ज़्यादातर इलाकों में, और बिहार में हमेशा बाढ़ आएगी। और 700 मीटर की ऊंचाई पर उड़ीसा है, वहाँ हमेशा ही बाढ़ आती रहेगी। समझ आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से इस कंप्लीट्स वाटर साइकिल। इस सेंटेंस को दिव्या पूरा करो, फिर से बोलो। हाँ, पूरा सेंटेंस बोलो जरा, क्या होता है वाटर साइकिल? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी, condensation of water vapor into tiny droplets and forming clouds. Of clouds over land. That is runoff of water to sea, completes water cycle. फिर से बोलो पलट। Is called, बोलिए सृष्टि। Condensation of water at heights बोलना चाहो तो at height बोल दो, from heights। क्या होगा उसके बाद? क्या होगा? प्रेसिपिटेशन बोलो, प्रेसिपिटेशन बोलो या रेनिंग? इवेपोरेशन नहीं होगा, जब पानी बरस गया तो क्या होगा? देन रनिंग ऑफ द सेम वाटर टू सी। रिपीट करो दिव्यांशी, यही बात बोलो।
रनिंग ऑफ का मतलब है कि अगेन वाटर फ्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी। अगर वर्ड नहीं आता तो सीधा बोलो कि वाटर मूविंग या फ्लोइंग डाउन टू द सी। रिपीट करो। Condensation of water into clouds at heights. Precipitation of clouds and running of water from land to sea. And that is running off. Huh? It's called water cycle. ये तुम्हारी बुक में सबसे लास्ट में लिखा है, यहाँ पे देखो ये वाटर साइकिल। अब देखो तो इससे क्या होता है कि ह्यूमन ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के लिए नहीं चाहिए हमें पानी। आपको मालूम है कि एक टी शर्ट बनने में 100 बाल्टी पानी का यूज होता है इंडस्ट्री में, क्योंकि कॉटन की धुलाई होती है, केमिकल से इसको वॉश किया जाता है। तो इंडस्ट्री ऑल्सो यूजेस लॉट ऑफ वाटर। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं जिसमें पानी का यूज़ ना हो। हर इंडस्ट्री में वाटर से चीज़ों की सफाई होगी, धुलाई होगी। सो इंडस्ट्री में भी पानी लगता है, केवल हमें पीने और कपड़े धोने के लिए पानी नहीं चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ विच नीड्स वाटर। तो इन्होंने कहा इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, डैम से जो पानी गिरता है उससे बिजली बनती है, टरबाइन घूमती है। तो जहाँ जहाँ डैम है, डैम क्यों बनाया जाता है? बिजली के लिए। तो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी हमने आपको बताया था नहीं, वो घुमा करके वो घूम दिखाया था कि नहीं लाइट है। तो उसी तरीके से अगर वो पानी से घूमने लगे तो फिर से बिजली नहीं बन जाएगी। हाथ से घुमाने की जगह अगर आपको किससे घुमाएंगे, ये चीज़ हमने आप लोगों को दिखाई ही थी कि हाथ से घुमाते हो ना आप लोग, तो हाथ से ये चीज़ है कि नहीं, तो वही हाथ से ना घुमा के आप किससे घुमाओ? पानी से। पानी गिरेगा, घूमेगा, बिजली बन जाएगी। कई लोग साइकिल चलाते हैं तो उनके आगे छोटी लाइट लगी होती है, उस पहिए के घूमने से लाइट जलती है, डायनेमो। अब आजकल ऐसा भी होता है, जो नई स्कूटी आई उनमें लाइट अपने आप जलती है जब पहिया घूमता है, वो लाइट ऑन ही रहती पूरा दिन। नई स्कूटी या नई बाइक आई कि नहीं, पूरा दिन ऑन रहती है। वो जब पहिया घूमेगा तो लाइट जलेगी। सो इस तरीके से हमें क्या है बताइए कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड। सो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर की सप्लाई शॉर्ट पड़ रही है। हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है तो वैसे वैसे पानी की कमी होती जा रही है। एंड देयर विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड वार विल बी द वाटर वार। जो दुनिया में युद्ध लड़ा जाएगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा। यहाँ पर आप देख लें, हम एक्टिविटी में टोटल कितने लीटर्स पानी यूज़ करते हैं। 3 लीटर्स तो पर डे हम पीने के लिए करते हैं, बाथिंग के लिए 20 लीटर्स, फिर फ्लशिंग के लिए 40 लीटर्स और वॉशिंग क्लॉथ, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। और टोटल 150 लीटर पानी एक व्यक्ति पर यूज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि गार्डनिंग भी करेंगे, बर्तन भी धोएंगे, कपड़े भी धोएंगे, नहाएंगे भी। और दुबई वाले लोगों, दुबई में इत्र बिकता है, स्मेल, वो परफ्यूम, क्योंकि वो लोग नहाते नहीं, इतना पानी ही नहीं है कि नहा सकें। तो वो लोग 15 दिन 20 दिन में गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं और इत्र लगा लेते। यहाँ पर भी राजस्थान में आपने देखा होगा, यहाँ की वो जो रानी या राजकुमारियाँ हैं, जब वो पानी पी रही तो जो यहाँ से गिर रहा है एल्बो से, तो वो मयूर अपनी चोंच लगा के वहाँ से पी रहा है। सारी चित्र ऐसे दिखाए। तो पानी की कितनी कीमत रही होगी यहाँ पहले। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो वाटर, देयर आर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो मिडिल ईस्ट है, खाड़ी देश है ना, उनमें पानी की समस्या है। वहाँ पर, यहाँ 10 रुपये लीटर पानी है और वहाँ पर 8 रुपये लीटर पेट्रोल है। वहाँ के लोगों के लिए पेट्रोल फ्री है, आसान है, और पानी महंगा है। यहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल है और वहाँ 10-8 रुपये, क्योंकि तो ज़मीन से ही निकल रहा है, ज़मीन में जहाँ खोद दो वहाँ पेट्रोल है। तो इस तरीके से वहाँ पानी महंगा है। और वो सी वाटर से पानी बनाते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। तो मतलब नमक हटा दिया,
अब पानी निकाल लिया, इस तरीके से पानी बनाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें सी में लगी हैं, उससे पानी भेजा जाता है। तो मतलब सी से पानी आया, नमक हटा दिया, अब पानी पानी ले लिया, तो इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहाँ लिखा? सीव का मतलब छन्नियाँ। The water for human use was 3850 kilometer per year. हाँ वो देख लेते हैं कि So page number 13 पे दिया। अभी हम लोगों ने देखा नहीं। चलो अभी देख। सो इसमें बताया गया है, हैव यू एवर हर्ड अबाउट ए वाटर मार्केट? That is Amreli city in Saurashtra region with a population of 1.25 lakhs is completely dependent of purchasing water. तो कई बार वाटर मार्केट भी है, तो हम महाराष्ट्र में एक ऐसा जगह है जहाँ वो लोग पानी खरीद के पीते हैं, वहाँ पानी है ही नहीं, जो पानी वो किसी भी काम के लिए चाहिए खरीदना पड़ेगा, वाटर मार्केट भी है। और सी यू वाला तो हमारे में कहाँ है? Sir 13 minute page में। Sir do you know में दिया 13 number page। ठीक है। सो द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। इट सोल्ड टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर इन दिस। तो सबसे पहले जरा आप देखिए कि शुरू में हमारी नीड 3800 क्यूबिक किलोमीटर पानी की थी, जो बाद में बढ़ते बढ़ते 2000 में 6000 की बढ़ गई। यानी हमें पॉपुलेशन बढ़ने के साथ अपने पानी की रिक्वायरमेंट घटाई नहीं, हमने अपने फाउंटेन लगा लिए कि अब हम फव्वारे से नहाएंगे। पहले लोग को एक बाल्टी से नहा लेते थे, तो हमने अपनी वाटर की नीड बढ़ाई ही है। पॉपुलेशन बढ़ने पर हमें उतना कम कर देना चाहिए, क्योंकि पानी तो लिमिटेड है, लेकिन धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, अपनी नीड्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो पानी की प्रॉब्लम, हमारा लाइफ स्टाइल कंप्रोमाइज्ड नहीं है, उसके हिसाब से और भी हम ज़्यादा प्रोफ्यूजली वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो CU का मतलब है क्यूबिक। अब जरा देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जब वाटर की स्कैर्सिटी होने वाली है, जैसे हमने आपको बताया कि सॉइल को कैसे कंजर्व करें, ऐसे 7 तरीके बताए जिससे सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है कि नहीं, बोलो। तो इसी तरीके से हमें वाटर को भी कंजर्व करना है। हमने आपको ये भी बताया कि लैंड को भी कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्टेशन करना चाहिए, किसी किसी तरीके से हमें ऐसा काम करना चाहिए कि लैंड कंजर्व रहे, जिससे यूटिलाइज होता रहे, सॉइल कंजर्व रहे, वाटर भी हमारी प्राइम नीड है। तो अब इसके क्या तरीके हैं कि वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए, बताएं। सो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। नाउ जैसे हमें जितने भी हमारी इंडस्ट्री है वो अपना एफ्लुएंट्स यानी निकलने वाला ड्रेनेज, एफ्लुएंट्स को क्या कहते हैं, ड्रेनेज, वो रिवर में डाल देती है। इससे क्या होता है, रिवर इज जस्ट लाइक ड्रेनेज, वो नाली बन गया है। यमुना रिवर पूरी काली क्यों हो गई, क्योंकि उसके आसपास जितनी इंडस्ट्री है सब अगर गंदगी को ही डाल दे तो वो रिवर रह जाएगी। ये तो रिवर बहुत, यमुना बहुत अच्छी थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियल ड्रेनेज है उसको पानी में जाने से रोकना पड़ेगा, उसकी एक अलग पाइपलाइन बनानी पड़ेगी, वो रिवर के पैरेलल चले और सी में सीधा मिले। ऐसी योजना है और ऐसा कई जगह काम हो रहा है, नमामि गंगे में भी हो रहा है। कि अब देखो, अगर तुम रोक नहीं सकते हो इंडस्ट्री को, कहो नहीं पानी में नहीं डालो, तो वो लोग बहुत बदमाश हैं, वो ज़मीन में गड्ढा खोद के अंदर डाल देंगे तुम्हारा सारा नीचे का पानी। उनको जिंदा रहना है ना, तुम उनको मना कर सकोगे क्या कि भाई चीनी इंडस्ट्री को बोलो कि तुम जो सल्फ्यूरिक एसिड है या तेजाब है वो नदी में मत डालो, तो कहेंगे अच्छा ठीक है नहीं डालेंगे, वो गड्ढा खोद लेंगे वहीं डालेंगे, तो आसपास की पूरी पॉपुलेशन बीमार नहीं पड़ जाएगी। उनके लिए तुम रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाल सकते हो कि उनको बोलो पाइपलाइन में जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पाइप से कनेक्ट करो। गवर्नमेंट एक पाइपलाइन बनाए और वो सारा उनका जो ड्रेनेज है वो किस में जुड़े, उसी पाइपलाइन में, तब तो ठीक है। ऐसा करना चाहिए कि नहीं। तो हमें अपना वाटर कैसे कंजर्व करना चाहिए, हमारा जितना वाटर है वो रिवर में है, पोर्टेबल वाटर कहाँ है। अगर हम रिवर को बचा ले गए
तो इंडिया में रिवर का नेटवर्क है। अगर यहाँ रिवर का पानी साफ हो जाए तो पानी एक बार अगर आप साफ कर लो ना तो गवर्नमेंट का बहुत पैसा बच जाएगा। नहीं तो वाटर सप्लाई करने में, टैंकर सप्लाई करने में, दिल्ली में हर घर के पास टैंकर आता है, पानी दे के जाता है, इससे बहुत पैसा खर्च होता है। कहीं पर भी ऐसा होता है, वाटर मैनेजमेंट गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है, तो हम रिवर को साफ करें तो वो कंजर्वेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ और क्या कही है कि या फिर हम अगर कम से कम केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली खेतों का पानी भी तो रिवर में आता है, उसको तो तुम नहीं बचा सकते। खेतों का पानी क्या तुम पूरी रिवर में किनारे किनारे वो दीवार बना दोगे क्या? इतना खर्चा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, नहीं। और दीवार रुकेगी भी, रेत पे दीवार क्या रुकती है क्या? तो खेतों का पानी कहाँ जाना है बताओ? और लेकिन अगर खेत में तुम कम केमिकल फर्टिलाइजर डालोगे तो पानी सही रहेगा। और तुमने अगर मान लो ऐसा कर दिया कि ऐसा आप करें, डाइक्लोरोडाइमिथाइल DDT का छिड़काव कर दें, है ना। और जैसे DDT नहीं होता पेस्टिसाइड्स, तो DDT का अगर आप छिड़काव करेंगे तो वो ऐसा है कि अगर हमने वो पानी नदी में गया और पी लिया तो 60 साल तक डाइजेस्ट नहीं होता। तो इस तरीके से 60 ईयर्स तक। और DDT तो डाला जाता है पेस्टिसाइड्स के तौर पर, तो कई ऐसे पेस्टिसाइड है हमारी बॉडी में 60 ईयर्स तक वैसे ही बने रहते हैं और हमें कैंसर और दूसरी कार्सिनोजेनिक, कैंसर यानी कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम वो सब हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, खेतों में जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे नीम के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं होता है पानी में मिला के, लेकिन केमिकल्स का नहीं यूज़ करना चाहिए। इससे हमारा जो नदी का पानी वो बचा रह जाएगा, ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज़, इंडस्ट्री के एफ्लुएंट्स के लिए तुम्हारे पास क्या मीजर है शौर्य? पाइपलाइन बताया करो, कि लोग पहले बता देते, नहीं उनको कमजोर जान के लोग बता देते, सोचते हैं कि शौर्य नहीं बताना पड़ना नहीं। चलो, और खेतों में क्या करना चाहिए शौर्य? चलो, वाटर, इसके अलावा वाटर हमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो भी सीधे पहले पानी में डाल दिया जाता था, तो पानी तो गंदा हो जाएगा। और उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा में एस्चेरिका कोली नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे डायरिया, डाइसेंट्री सारी बीमारियां उसी से होती हैं। ये एक ऐसा कीटाणु है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा के लिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, उसमें पहले प्लांट में उसे ट्रीट करेंगे, फिर अल्टीमेटली फिर भी पानी में तो मिलाएंगे। पानी में न मिला के हमें उसे क्या कर देना चाहिए, एक फिर से पाइपलाइन मिलानी चाहिए जो सीधा किस में जाए, सी में जाए। अगर हम ऐसा कर सके तो वाटर बॉडीज अगर सी में चला गया एक बार, तो उसके बाद क्या है कि आप किसी भी कंट्री की वाटर बॉडी तो नहीं खराब होगी, और सी में फिर एक साथ वहाँ पर बहुत सारे इतने जानवर हैं वो सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? और अगर यहाँ डालेंगे तो सारा क्या होगा, जितने लोग पिएंगे उतने लोगों को बीमारी होगी। तो इस तरीके से हमें अल्टीमेटली उस ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट करना चाहिए। उसमें 1-1 किलो बैक्टीरिया डाला जाता है, उससे वो सारा ऑर्गेनिक मैटर खा लेता है। और देन फिर उसके बाद उसको, तो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट को क्या कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ऐसा कायलाना लेक के आसपास भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ सारा सीवेज जाता है, फिर उसको ट्रीट किया जाता है, फिर अल्टीमेटली वो कायलाना लेक में मिला दिया जाता है। अब जरा देखो, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लोज द सर्फेस ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए, क्योंकि हम लोग इतनी गंदगी पैदा कर रहे हैं उसका कोई तरीका नहीं है, उसके लिए जितना अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण हो रहा है, उतना कचरा भी हम पैदा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो कि अमेरिका हमसे ज़्यादा मॉडर्न है, लेकिन वहाँ जो पर हेड उत्पन्न होने वाला कचरा है वो हमसे 10 गुना ज़्यादा है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ है हमसे 10 गुना ज़्यादा है। हम यहाँ गर्मी में रह लेंगे, लेकिन वो बिना एसी के और बिना हीटर और ओवन के नहीं रह पाते। उनका पर हेड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? उनकी लाइफ स्टाइल ही उनको गरीब बना रही है, क्योंकि जितना वो कमा रहे हैं वो सारा उनकी लाइफ स्टाइल में खर्च हो जा रहा है। उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं करके रीयूज़, रिसाइकल, और साथ में क्या करना चाहिए, 3 R's हैं। दूसरा, तीसरा R कौन सा है? किसी भी आइटम को हमें क्या करना चाहिए, रीयूज़ कर लेना चाहिए,
रिसाइकल करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कचरा में फेंकना चाहिए। थर्ड आर कौन सा? रिड्यूस। दैट इज हमें अपनी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करनी चाहिए। समझ में आई बात कि नहीं? ये नहीं कि हमारे पास तो बहुत सारे ड्रेसेस हैं, शूज़ बहुत ज़्यादा हैं, अगर तुम्हारे पास 2-4 भी हों तो फिर उसी में चलो। तो हमारी रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा बताइए? हम अगर कम करेंगे तो हमारे वाटर रिजर्व्स बचे रहेंगे। नीड कम रहेगी तो पानी कम लगेगा कि नहीं? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो अब जरा देखो, ये बात हमने कंप्लीट कर दी कि इन तीनों को कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करते हैं? वाइल्ड लाइफ पे। ओके, वाटर कैसे कंजर्व करना ये सब तो कर दिया। तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के लिए हमने क्या कहा बताइए? दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ये काम होता है, ट्रीटमेंट प्लांट। तो और दूसरा क्या है? सो शुड बी मेड, और वहां पर सीवेज का ट्रीटमेंट होना चाहिए बिफोर। और दूसरा क्या हो? इंडस्ट्रियल ड्रेनेज शुड नॉट गो डायरेक्टली इनटू रिवर। इंडस्ट्रियल ड्रेनेज should not go to river। जस्मिता बोलो तीसरा पॉइंट क्या है? हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर नॉट टू बी यूज्ड इन फील्ड। केमिकल फर्टिलाइजर are not to be used in field। और चौथी चीज, ठीक है, do more vegetation cover। soil should have proper vegetation, जिससे मिट्टी ना जाए वहाँ पे, मिट्टी नहीं जानी चाहिए ना। तो soil should have more vegetation cover। ये चारों अगर चीज कर लें, एंड रिड्यूस द वाटर रिक्वायरमेंट। हमें अपनी, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बहुत है, क्या तो हम तो 6 लाइट जला के बैठेंगे, तो फिर गवर्नमेंट कहेगी आद्या से तो हमको वोट लेना है, हम और डैम बनाएं। अब वो और डैम, क्योंकि उससे तो वोट लेना है, वो थोड़ी देखेगी कंजर्वेशन। और अगर और डैम बनाएगी तो लोग डिहेबिलिटेट हो जाएंगे और बहुत सारी ज़मीन सबमर्ज हो जाएगी। डैम बनाना अच्छी चीज़ नहीं है, ये नेचर को आप रोकते हैं, वाटर के एक तरीके से फ्लो को रोकते हैं। तो सरकार तो वोट लेने के लिए बनाती जाएगी, तुम 20 लाइट जलाओ तो और डैम बना देगी, लेकिन क्या वो चीज़ सही होगी? क्योंकि कभी कभी डैम का पानी छोड़ा जाता है तो आसपास बाढ़ आ जाती है। हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जाता है, पूरी दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। तो क्या वो एक सही प्रोसेस है? नहीं है। तो इस तरीके से हमें वी शुड यूज़ द मेथड रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिसाइकल अगर हम करेंगे तो फिर हमारे पानी का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, उसी चीज़ को मेल्ट करके रिकास्ट कर लिया जाए। सो ऐसा करना चाहिए कि वी शुड यूज 3R मेथड। ऐसा सभी में एप्लीकेबल है। वी शुड यूज रिड्यूस, रीयूज, और जब इससे भी बच जाए, एंड रिसाइकल। आगे देखिए, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। रिड्यूस का मतलब है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करें। अगर आप ये ऐसा ना करें कि हम तो भाई ठंड लग रही है तो हीटर जलाएंगे, हीटर की जगह एक एक्स्ट्रा स्वेटर पहन, तो उससे क्या होगा कि बिजली की तो खपत कम होगी, हमने अपनी रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर दिया। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जरा आप यहाँ देखें, इस चैप्टर को हमने पीछे भी देख लिया है।
तो वाइल्ड लाइफ में क्या है कि वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर क्या कहलाता है? सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन नैरो जोन्स। जरा ध्यान दो, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में जो सबसे ऊपर का पतला लेयर है जमीन का उसको क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। और फिर उसके बाद जो यहाँ वाटर है उसको क्या कहते हैं? और इसके ऊपर एक जो नैरो बेल्ट है एटमॉस्फेयर की हम नैरो बेल्ट ले रहे हैं, मतलब हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, उसमें से हम ट्रोपोस्फीयर की ही बात कर रहे हैं। सारी लेयर नहीं ले रहे हैं, जहाँ तक चिड़िया उड़ती हैं उतनी लेयर ले रहे हैं, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो बहुत ऊंचाई तक तो चिड़िया नहीं उड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 किलोमीटर से ऊपर तो नहीं उड़ती है ना। हाँ, ट्रोपोस्फीयर 10 किलोमीटर है, वो तो 1 ही किलोमीटर होता है। सो द थिन लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, इसे क्या कहेंगे मिट्टी को? लिथोस का क्या मतलब होता है? बोलो, लिथोस। ये सही बताया अनमोल, पत्थर। हर चीज इन्हें मालूम है। लिथो का मतलब पत्थर। जो तुम्हारा सिम कार्ड है वो मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर पर बनाया है, इसीलिए इसको कहते हैं मोनोलिथिक। अच्छा, ये क्या है बताओ? हाइड्रोस्फीयर। और जो हमारे ऊपर है उसे क्या कहेंगे? और इन तीनों को मिला दो। सो द थिन लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, बैक्टीरिया भी होगा तो भी मान लिया जाएगा, एनी फॉर्म, इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट इज डायनामिक फॉर्म ऑफ अर्थ। यहाँ हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे। सो थिन लेयर ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। वैसे हाइड्रोस्फीयर में थिन लेयर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी में तो बहुत गहराई तक मछलियां होती हैं, शार्क ऐसा अलग अलग लेवल पर रहती हैं, इवन सी बेड तक भी मछलियां। तो हाइड्रोस्फीयर, जहां तक सनलाइट जाती है सी में वहां तक जीवन, और बहुत गहरा हो जाएगा 8000 किलोमीटर जो है डीपेस्ट गहरा सा। जितना ये देख लो, ये माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, और ये सी है, तो सी, ये सी है पूरा, तो सी के अंदर भी तो अप एंड डाउन होगा कि नहीं? तो सी में जो सबसे निचला हिस्सा है वो 8000 किलोमीटर, और ये भी 8848 किलोमीटर। तो जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई उतना ही नीचे भी है। समझ में आ रही बात? तो जितना सी लेवल से ऊपर है उतना ही सी में जो डीपेस्ट पॉइंट है, क्रस्ट भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बताई? हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हाँ, आयुषी सेंटेंस पूरा करो, इस सेंटेंस को पूरा करो। आद्या, Interact in narrow zone and form life is called यही बात है, तुम तो कितना अच्छा बताती हो। इन विच लाइफ एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म ना, इन विच लाइफ exists in any form is called bio. As life exists in diverse form, many forms, so this is also referred as biodiversity. Biosphere से word क्या आया? Biodiversity. So there is not only one kind of organism exists in biosphere. ठीक है? तो अब जरा देखें कि बायोस्फीयर का मतलब है जैव पारिस्थितिकी, और बायो डाइवर्सिटी जैव विविधता, बहुत तरीके के जीवन। सो दैट इज इन बायो। इकोसिस्टम क्या है?
देखो, इन बायोस्फीयर वेरियस लाइफ फॉर्म्स एनिमेट यानी लिविंग थिंग्स एंड इन नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। हम सांस में हवा भी लेते हैं, वो भी इकोसिस्टम का हिस्सा, वाटर भी लेते हैं। और साथ ही साथ में आप कभी कभी रिया से किताब भी लेती हो, तो ये भी इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो जिससे हम चीज़ें एक्सचेंज करते हो कि भाई उसको तुमने एल्पेन लीवर खिला दी, कॉफी ले ली, तो ये एक्सचेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम क्या करें, इन बायोस्फीयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ living things and non-living things are interrelated to each other and continuously exchange material with each other. So this is called ecosystem. So in biosphere, living and non-living things continuously exchange material. ठीक है, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं मटेरियल, ठीक है। एंड लिविंग फॉर्म्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो लिविंग बीइंग्स हैं उसमें वे क्या करते हैं आपस में, लिविंग बीइंग्स ऑफ मैनी टाइप्स, जैसे कैट हो गया, काऊ हो गया, ये सभी, और हम लोग हो गए, ये क्या करेंगे बताइए, ये आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर, किसके लिए, फॉर देयर सर्वाइवल। दिस फॉर्म्स इकोसिस्टम। मयंक रिपीट करो। ठीक है, एंड वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इंटररिलेटेड, तो टू सस्टेन देयर लाइफ या फॉर सर्वाइवल। तो इस वजह से क्या होगा, दिस फॉर्म्स इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल, जैसे फिश टैंक है, ये एक आर्टिफिशियल है, और जबकि फॉरेस्ट कैसा है, नेचुरल हो सकता है। सो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम का क्या मतलब है, पारिस्थितिकी तंत्र। सो इकोसिस्टम में भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। नाउ अनमोल, मुझे नेचुरल इकोसिस्टम के 3 उदाहरण बताओ। सी, रिवर, बहुत अच्छा, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, बहुत अच्छा। नाउ अब मुझे आप कुछ आर्टिफिशियल के ही बताएं। इंडस्ट्री नहीं बोला जाएगा, वो कोई इंस्टॉलेशन नहीं बताना है। जैसे पार्क, पार्क में भी बहुत तरीके के जानवर होते हैं। फार्म्स, फील्ड होती है, उसमें भी कभी अर्थवॉर्म है, ये सारी चीज हो सकते हैं। गार्डन, वो सब इस तरीके से होते हैं। अब जरा देखें तो नेक्स्ट आइए, आप देखिए ब्रह्म कमल इन मेडिसिनल हर्ब, बहुत अच्छा पेड़ होता है ब्रह्म कमल का। तो कई बहुत 20 सालों में एक बार खिलता है, रोज हमेशा नहीं खिलता है, और पहाड़ों पे खिलेगा, किसी किसी को दिख भी जाता है, तो उस समय उसकी फोटो ले ली जाती है। ब्रह्म कमल है, ब्लू किंग फिशर है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ छोटे छोटे पक्षी भी होते हैं, किंग फिशर टाइप, मतलब अलग अलग तरीके के होते हैं। सो दीज आर
वेरियस पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जरा देखिए डिस्ट्रीब्यूशन। वल्चर्स के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पे? सर वो किडनी फेलियर की वजह से मर रहे हैं, क्योंकि जो डेड बॉडी, जैसे काऊ की जो डेड बॉडी होती है उसमें इंसान बहुत सारे दवाइयाँ मेडिसिन हाँ। घुसा देता है। यानी हम लोग जैसे क्या काऊ है तो उसमें पॉलीथीन और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी बॉडी जो भी वो खाते हैं वो खुद ही इतना केमिकली इन्फेक्टेड है, तो उससे वल्चर क्या है, उनकी खुद की किडनी फेल्योर हो रही है, क्योंकि वो मीलों तक उड़ सकते हैं और मीलों तक देख सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कैसा होना चाहिए, गिद्ध की दृष्टि होनी चाहिए। वो मीलों से देख लेगा, कहीं दूर बैठा है कि यहाँ पर मील पड़ा हुआ है, तो गिद्ध की दृष्टि ऐसी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगला पॉइंट देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन एक जैसा ही नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं ग्रास लैंड होती है। कहाँ पे ग्रास लैंड है बताओ? कौन सा ऐसा कंटिनेंट है जहाँ बहुत बड़ी ग्रास लैंड? जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बहुत बड़ी ग्रास लैंड है, वहाँ खूब सारा दूध पूरी दुनिया को सप्लाई होता है। इसी तरीके से स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्जरलैंड, इतनी बड़ी बड़ी ग्रास लैंड है स्वीडन में। वहाँ स्विस काऊ का नाम सुना है? स्विस काऊ को यहाँ की जो महवाल काऊ है उनके साथ हाइब्रिड कराया जाता है, तो वो 3 बाल्टी दूध देती है स्विस काऊ। तो स्विट्जरलैंड की काऊ ऐसी होती है, वहाँ रियरिंग एक साथ की जाती है 1000 काऊ की, मशीनें एक एक करके सब में लगती जाती हैं, होता रहता सब, खाना मशीन देती है, एक आदमी 1000 काऊ को देख लेगा। तो अगर आप देखेंगे यूट्यूब में तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से रियरिंग होती है। तो ये इनको क्या कहते हैं? ग्रास लैंड। तो हरा भरा चारागाह बहुत बड़े क्षेत्र में, तो उसे तो क्या ये भी एक तरीके का वेजिटेशन है? तो ग्रास लैंड हो गया, माउंटेन हो गया, और मैनग्रोव फॉरेस्ट से तुम क्या समझती हो? मैनग्रोव फॉरेस्ट, सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर जो सिल्ट जमा हो जाए, जैसे हमारी बंगाल की खाड़ी है, दैट इज़ द बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर सिल्ट जमा हो गया तो वहाँ वाइट टाइगर रहते हैं एक जगह सुंदरवन में, वो मैनग्रोव फॉरेस्ट, दलदली क्षेत्र। तो डेजर्ट में भी डेजर्ट फॉरेस्ट भी होंगे, उसमें वो इतने डेंस नहीं होंगे। और इस तरीके से कहीं कहीं हम ये देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन अलग अलग तरीके का है। किन्हीं 4 तरीके का देवव्रत वेजिटेशन बताओ। हाँ बोलो। हाँ हाँ देख लो, मैनग्रोव फॉरेस्ट, जैसे डेल्टा में जो बनते हैं फॉरेस्ट, या ग्रास लैंड होता है, माउंटेनियस फॉरेस्ट भी हो सकता है। सब में अलग अलग तरीके की। देखो ये माउंटेन फॉरेस्ट है, क्या तुमने देखा है यहाँ ऐसे ऐसे पेड़ उगेंगे जिन पे बर्फ रुके ना? बोलो, ऐसे होंगे कि नहीं? कॉनिफर्स इनको कहते हैं, क्या कहेंगे? कॉनिफर्स। ऐसे उगेंगे तो माउंटेन फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया। इसके अलावा जैसे इन्होंने कहा कि देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट, 2 चीज़ें इन्होंने और बताई कि दैट इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। बहुत बड़ी बात बताइए। तो अब उसमें तुम ये बताओ कि व्हाट डज इट मीन बाय डेसिडुअस फॉरेस्ट, अनमोल? डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब है पर्णपाती वन, जो अपनी पत्तियां गिरा दे साल में। फिर पूरे, तुमने ये देखा होगा इंग्लैंड में सारे पेड़ एक समय में सब अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो वो एक मतलब ऐसा ऑटम होता है कि नहीं, वहाँ ऑटम ब्रेक वहीं के नाम से हमारे यहाँ चला। तो पत्तियां सब गिर जाए तो उस चीज़ को क्या कहेंगे बताओ? डेसिडुअस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन। पर्ण यानी पत्ती पतित कर दें, गिरा दें, तो पर्णपाती वन। और एक सदाबहारी वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। इतने लेवल के फॉरेस्ट हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज और लॉन्ग ट्रीज। तो जब एक लेवल अपनी पत्तियां गिराएगा तो बाकी लेवल पे पत्तियां रहेंगी। तो अलग अलग टाइम पे पत्ती गिराते हैं, अलग अलग टाइम पे वो सनलाइट लेते रहते हैं, क्योंकि नहीं तो सभी पे पत्तियां हो तो नीचे सनलाइट कैसे मिले। तो इसलिए कभी ना कभी उनमें हरापन किसी न किसी लेवल पर
रहता ही है, तो उस चीज को क्या कहते हैं? सदाबहारी वन, वहाँ बहार बनी रहती है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो क्या बताया इन्होंने बेटा, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के फॉरेस्ट हैं उसके दो टाइप्स क्या बताए देवव्रत ने? ये ठीक बता रहे हैं। जैसा कि अनमोल ने हम लोगों को बताया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट, लेकिन बहुत धीमे बताते हैं। तो डेसिडुअस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? सो डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट, ऐसे हमारे हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें और अलग अलग इस तरीके से डेजर्ट फॉरेस्ट भी हैं, वो उतने वो नहीं है। अब हमें ये तो बात हो गई कि कई तरीके के वेजिटेशन है, लेकिन इनका कंजर्वेशन कैसा करना चाहिए। हमारा चैप्टर मेनली किस चीज़ पर है? कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन करेंगे तो वाइल्ड लाइफ अपने आप ही संरक्षित हो जाएगी, उसको बचाने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे तरीके सुझाइए शौर्य कि हम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन कर सकें। सो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड। चलो, तो इस फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, प्लांट्स गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड दे मेंटेन द इकोसिस्टम। तो इस तरीके से मैनी स्पीसीज है बीइंग वल्नरेबल और एंडेंजर्ड, बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल वल्नरेबल है, वो कगार पर हैं कि वो विलुप्त हो जाएंगी, वल्नरेबल। सो वी शुड सेव देम। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वाई एनिमल्स आर पोस्ड? अनमोल ये बताइए कि एनिमल्स की पोचिंग क्यों होती है? अच्छा आप ही बताओ। स्किन के लिए। ये अनमोल नहीं क्यों बता रहे हैं? ठीक है। सो क्या ये साइंस से रिलेटेड नहीं है? सो ठीक है, स्किन्स के लिए, नेल्स के लिए, टीथ के लिए, हाथी दांत के लिए होती है। जैसे रिनोसरस में हमने बताया उनके हॉर्न्स को काट दिया जाता है, राइनोस के, और कभी कभी नेल्स के लिए भी होती है, कभी फेदर के लिए, मोर पंख को पंख के लिए मार दिया जाता है इस तरीके से, कभी कभी उनके स्किन के लिए भी मारा जाता है। सम ऑफ हाँ, तो ऐसा होता है। These can be conserved by increasing awareness। अगर हमारे अंदर जागरूकता हो, अवेयरनेस हो, तो हम इन्हें बचा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? ये गवर्नमेंट के लेवल पर होना चाहिए, दैट इज नेशनल पार्क्स बनानी चाहिए। और बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड, ये बना लें। ऐसा करने से क्या होगा? टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, कंजर्वेशन ऑफ lakes, wetlands is necessary to save precious sources from depletion। कहीं कहीं अगर लेक्स है, लेक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर भी है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, क्रीक्स क्या होता है मुझे तो नहीं पता, मालूम है? क्रीक क्या चीज़ है? ब्रीज है, के लिखा है क्या? ब्रीज की इमेजेस देखें क्या चीज़ है।
जहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ फिश 5 वाटर फ्लो होगा। रीड्स का क्या मतलब है? That is a narrow piece of water where the sea flows into the land. यानी समुद्र से पानी जो लैंड पे आए उसको क्रीक कहेंगे, सी से आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्रीक। जैसे आप ये देखो, सी से पानी आ रहा हो, इमेज में देखो, तो ऐसी स्थिति में ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये सी से लैंड में आया तो उसे क्या कहेंगे? क्रीक्स। तो क्रीक्स की भी सुरक्षा करनी होगी। ओके, देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट इफ रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब। ह्यूमन एक्टिविटी, अगर हम क्या करेंगे कि रिलेटिव नंबर नहीं डिस्टर्ब हो, रिलेटिव नंबर समझते हो? अगर ह्यूमन घट रहे हैं तो सारी स्पीशीज उसी रेशो में घटें, और अगर ह्यूमन बढ़ रहे हैं तो बाकी स्पीशीज भी उसी रेशो में बढ़े, तो उसको कहते हैं कि बैलेंस बने रहना चाहिए। तो अगर रिलेटिव नंबर एक जैसे रहेंगे तो फूड चेन एक जैसी रहेगी। यदि एक आदमी के ऊपर 10 पालक की गड्डी है और 10 आदमी पे भी 10 ही पालक की गड्डी रहे तो फिर एक दिन पालक खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर सब लोग पालक खाते रहेंगे। तो इस तरीके से रिलेटिव नंबर ऑफ वेजिटेशन या कुछ भी क्या होना चाहिए? मेंटेन रहना चाहिए। नाउ ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी शुड अवॉइड इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। हमें अंधाधुंध जानवरों को मारने से बचना होगा। क्या वन महोत्सव का तुम्हारे यहाँ कभी भी ऐसा आयोजन किया गया है स्कूल में? तो वन महोत्सव में क्या करते हैं? इट इज टू इंस्पायर और टू मेक अस अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। ऐसा करने के लिए प्लांट्स भी बांटा जाएगा। तो वन महोत्सव में हमें अवेयर कराया जाएगा। जैसे आपने देखा कि ये पेज पूरा न्यूज़पेपर से भरा पड़ा है, तो इसमें क्या चीज़ है? इससे आपको क्या सूचना मिल रही है बताओ? कि जैसे कैलिफोर्निया फायर्स, तो उससे बहुत सारे जानवर मारे गए, वो ठीक है। कैलिफोर्निया रीगस इजी एस फायर केम, तो यहाँ दिखाया गया कि कितने लोग जंगल में आग लगने की वजह से चले गए। 5 लाख लोग चले गए। किड विद मैचेस स्टार्टेड मैसिव यूएस फायर। सो मतलब बच्चों ने हाथ में माचिस की तीली ली और जंगल में आग लगा दी। सबसे लास्ट लाइन देखो, किड विद मैचेस। तो क्या ये चीज़ खेल होना चाहिए कि ऐसे बच्चे आग लगा दें? अगर उनमें अवेयरनेस होती कि वन महोत्सव को वो जानते तो क्या वे आग लगाते कभी ऐसे? तो यहाँ एक ऐसा भी है इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज साइट्स हैड बीन एस्टेब्लिश्ड। साइट का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज द कन्वेंशन ऑफ, नीचे पढ़ो, इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना। तो एक ऐसा कन्वेंशन बताया गया है कि स्पीसीज इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड। आप हाथी का किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं कर सकते। हाथी या हाथी की किसी वस्तु का ट्रेड नहीं कर सकते। चीते का, टाइगर का, कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ में स्किन आ गई, आपके बैग में चीते की स्किन पाई गई तो समझो जेल है। ये साइट्स डिसाइड करता है। साइट्स का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स। तो उसने ये नियम बनाया है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो लोग फिर उसको मारने लगेंगे उसी लिए। दैट इज कन्वेंशन, सी हो गया, ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखो सी हो गया, आई हो गया, टी इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, ई हो गया, एस हो गया, ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो ये चीज क्या बताती है पलक? बोलो, ये जो साइट्स का कन्वेंशन है, ये इसका क्या नियम है? ये हमें किस चीज से रोकता है? ऐसा नहीं, बोलो। सर हाथी के दांत या फिर चीते के जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो तो आप एक एग्जांपल के तौर पर बता रही हैं। जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है
उनके किसी भी तरीके के एनिमल प्रोड्यूस के एक्सपोर्ट से हमें रोकता है। ऐसी चीज़ है तो फिर जैसे बहुत रेयर कछुए होते हैं टॉर्टॉइज, और उनका कोई सामान तुम होता नहीं कि 100 कछुए के बॉडी पकड़ी गई इसका तो फिर रोकनी चाहिए। एंडेंजर्ड स्पीसीज के ट्रेड समझ में आ गई बात की नहीं, और बाकी नहीं रोकता है। अब जरा देखिए, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉ अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें इलीगल है। भारत में क्या क्या है? टाइगर, लायन, डियर और इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स। बस्टर्ड क्या होता है? कुछ पता है बस्टर्ड क्या होता है? नहीं मालूम? बस्टर्ड देख लो। एक बर्ड होती है ऐसी, तो इस चिड़िया को बस्टर्ड कहते हैं। इसका नहीं कर सकते, ये है बस्टर्ड, ठीक है। तो आप दैट इज दिस इज बस्टर्ड। तो कुछ ऐसे भी बस्टर्ड हैं, देखो ग्रेट बस्टर्ड है कि नहीं, तो ग्रेट बस्टर्ड। तो इंडिया में भी कुछ चीज़ों का प्रोहिबिटेड है। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में। तो वहाँ पर हाथियों का झुंड दिखाया गया है। अ हर्ड ऑफ चीतल, चीतल एक तरीके के डियर है ना, हिरन की प्रजाति है। सो अब जरा देखो, इतनी बात हो गई। इतना ही रखो, अब बाकी शाम को हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, और इसका सेकंड चैप्टर तो समझ में आ गया ना।